राहुल कैसा है यार। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। अपना 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का मैक्सिमम टर्नओवर होता है। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम जब आती है जब मुझे मेंटेन करने पड़ते हैं अकाउंट्स, और मैंने कितनी सेल्स करी उसके लेजर, कितने मैंने एक्सपेंस किए उसके लेजर, कितने डेटर है कितने क्रेडिटर हैं, क्या क्या मैंने डेप्रिसिएशन लिया, ये डेप्रिसिएशन के लिए यार ये बहुत सारे फालतू के खर्चे होते हैं। अकाउंटेंट रखा है वो ठीक से कर नहीं पाता, सीए यार लाखों रुपए ले जाता है, मैं क्या करूं। वेलकम टू EDU माउंट। मुझे राहुल से बात करके पता चला कि एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD के नाम से। उस स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है बिजनेस का, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। और इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद ये जो आपको अकाउंट मेंटेन करने थे और ये टैली वगैरह का हिसाब किताब, ये सब आप कुछ नहीं करना। सिंपल आपको टर्नओवर देखना है, आपका टोटल टर्नओवर कितना है, और उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम मान लो। लेकिन वो इनकम जो मानोगे वो टर्नओवर के 8% से कम नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन 44 AD जो प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन का है वो बताता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर लो और टैक्स जो बनता है वो दे दो। प्रॉब्लम में आपको पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि इसे कौन कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। इस स्कीम को बेसिकली इंडिविजुअल या HUF या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, लेकिन जो LLP होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो इसे ऑप्ट नहीं कर सकती। और जो कमीशन और ब्रोकरेज का काम जो लोग भी करते हैं ना, वो भी इसे ऑप्ट नहीं कर सकते। या फिर ऐसा कोई काम है जिसमें लीजिंग या हायरिंग वगैरह होता है, गुड्स वगैरह कैरेज वगैरह का, तो वो लोग भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और प्रोफेशनल के लिए तो बेसिकली इसके जैसा एक और सेक्शन है 44 ADA। और साथ ही अगर आपकी बैंक वगैरह से ट्रांजैक्शन है या चेक से है, तो उस केस में लिमिट जो है ना वो आप 6% की भी ले सकते हो। आपने टर्नओवर का 6% या 6% से ज़्यादा तुम इनकम मान लो और उस पर हमें टैक्स दे दो। लेकिन अगर आपकी चेक और अदर देन चेक या कैश वगैरह में ट्रांजैक्शन, उस केस में तो आपको मिनिमम 8% मान के ही चलना। और 8% या 8% से ज़्यादा होगा उसे आप अपना टर्नओवर मानोगे। साथ ही साथ पिछले साल के अगर कुछ लॉसेस वगैरह हैं तो उन लॉसेस को भी आप यहाँ पे प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन की स्कीम की जो आपने इनकम बताई है 8% या उससे जितनी ज़्यादा मानी है, उसके साथ आप पिछले लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड करके। ठीक है, अब मुझे प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन समझ आ गया। मैं कल ही इस स्कीम को ऑप्ट करता हूँ और इस स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करूँगा। लेकिन 1 साल तो मैंने इस स्कीम को ऑप्ट किया, अगले ही साल मेरा विचार चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने कहा नहीं इस स्कीम को ऑप्ट नहीं करना। टर्नओवर मेरा 2 करोड़ के अंदर है, लेकिन मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, इस स्कीम को अब ऑप्ट नहीं करूँगा, और मैंने इस स्कीम से एग्ज़िट कर लिया। इस स्कीम से एग्ज़िट करने के नेक्स्ट ईयर जब मैं दोबारा इस स्कीम में वापस आना चाह रहा था, तब मुझे पता चला कि ये स्कीम अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हो तो आपको 5 साल के लिए इसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप 5 साल तक इसे कंटिन्यू नहीं रखते तो 1 साल में करके छोड़ देते हो या 2 साल में करके 5 साल से कम के पीरियड में करके छोड़ देते हो, तो आने वाले 5 सालों में फिर आप इस स्कीम को दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते। जब 5 साल बीत जाएंगे उसके बाद ही आप फिर दोबारा इस स्कीम को ऑप्ट कर पाओगे। अब मुझे 44 AD प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम समझ आ गई। मैं खुश था। मैं थोड़ा सा 3-4 दिन बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया, और वो फ़िलहाल डॉक्टर है। उसने मुझसे कहा यार तेरे पास जैसी स्कीम तूने ऑप्ट करी है अपने बिज़नेस के लिए, ऐसी कुछ स्कीम हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारे जैसे, मैंने कहा तुम्हारे जैसे बोले तो क्या? उसने बोला प्रोफेशनल्स के लिए। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, प्रोफेशन के लिए भी है 44 ADA। 44 ADA बेसिकली प्रोफेशंस के लिए है।
जो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर्स एट्सेट्रा, उनके लिए भी ऑप्शन है कि अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और इस स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए ये 6% और 8% का क्राइटेरिया नहीं है। उनके लिए ये बोला गया कि तुम जितना तुम्हारा टर्नओवर है उसका 50% या उससे ज़्यादा, 50% या उससे ज़्यादा, तुम ग्रॉस रिसिप्ट का 50% या उससे ज़्यादा इनकम मान लो और उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे कर दिया करना। तो उसने मुझसे पूछा, यार ये नाइंसाफ़ी नहीं है? प्रोफेशन वालों के लिए 50% और बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए 8%। मैंने कहा भाई सुनो, जो बिजनेस प्रोफेशन वाले होते हैं उनके 100% में से लगभग 70% तो खर्चे ही होते हैं। मशीन ला रहे हैं, लेबरिटी पे कर रहे हैं, उसके मशीन ऑपरेशन के एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तुम प्रोफेशनल्स हो, तुम अगर कुछ बताते भी हो तो उसका भी पैसा ले लेते हो। तुमने मेडिसिन के लिए प्रेस्क्राइब कर दिया, उसकी तुमने 1000 रुपये फ़ीस ले ली, तो तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने तुम्हारी जो लिमिट बताई है कि तुम 50% मान लो। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मुझे लगता है 44 ADA को लेके सारे डाउट क्लियर हो गए। लेकिन अभी भी एक डाउट उसके मन में रह गया था। वो डाउट ये था कि अगर जो मेरी ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर है वो उससे जो मेरी एक्चुअल इनकम है वो 50% ना हुई तो, या 50% से ज़्यादा हुई तो, मैंने कहा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बता रखा है कि क्या करना है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तुम्हारी जो इनकम है वो वास्तव में 50% से ज़्यादा होती है तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसे 50% दिखाओ या जो तुम्हारी एक्चुअल इनकम है वो दिखा दो एज ए। लेकिन अगर तुम्हारी एक्चुअल इनकम तुम्हारी ग्रॉस रिसिप्ट यानी टर्नओवर से 50% जो गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है उतनी भी नहीं होती, मान लो तुम्हारी इनकम वास्तविकता में एक्चुअल में तुम्हारे अकॉर्डिंग 30% हुई है, तो तुम 30% दिखा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और उन अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सारी बातें 44 ADA और 44 AD को लेके क्लियर हो गई होगी।